एक ऐसा लड़का जो मर नहीं सकता और एक ऐसी लड़की जो केवल उसको मार सकती है। ऐसी दुनिया जहाँ योमू नाम के क्रिएचर रहते हैं। ये योमू स्पिरिट वर्ल्ड से आते हैं और ह्यूमन डिस्गाइज में घूमते हैं। मतलब दिखते तो इंसान जैसे हैं लेकिन असली में कुछ और ही हैं। इनके अटैक से इंसानों को बचाने के लिए कुछ स्पेशल लोग होते हैं जिनको कहते हैं स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर। इनका काम है योमू को रोकना और लोगों को सेफ रखना। 3 साल पहले जब हिरोमी एक खाली वेयर हाउस में एक योमू से लड़ रहा होता है। ये योमू एक आदमी जैसा दिखता है और अभी अभी इसने एक लड़की को मार डाला है। अचानक हिरोमी एक मकड़ी के जाल में फंस जाता है और योमू उसको अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी इजुमी अचानक वहां आती है और हिरोमी को बचा लेती है। फिर ये योमू एक बड़ी मकड़ी में बदल जाता है, लेकिन इजुमी उसको आसानी से खत्म कर देती है। हिरोमी को थोड़ा बुरा लगता है कि वो खुद योमू को हरा नहीं पाया, लेकिन इजुमी उसको हिम्मत देती है और एक बड़े टास्क देते हुए बोलती है कि ये स्पिरिट वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है। फिर नासे परिवार के घर पे इजुमी हिरोमी को टास्क समझाती है और ये टास्क है आकिहितो कानबारा को हराना, जो कि एक इमोर्टल हाफ योमू है। मित्सुकी जो कि उनकी छोटी बहन है, अपनी इनविजिबिलिटी यूज करके कमरे के बाहर चुपके से सब सुन रही होती है, लेकिन जब हिरोमी बाहर आता है तब उसको पता चल जाता है कि मित्सुकी वहाँ है। वो उसके कंधे पे बैठे याकिमो को देखता है और मित्सुकी को याद दिलाता है कि नासे फैमिली में योमू को पेट नहीं बनाया जाता। मित्सुकी अपने क्यूट पेट का साइड लेती है और बोलती है कि हर योमू बुरे नहीं होते। फिर वो कहना चाहती है कि उसको भी मिशन पे जाना है, लेकिन हिरोमी मना कर देता है। उसको अपनी प्यारी बहन को खतरे में नहीं डालना। अगले दिन हिरोमी ट्रेन में चढ़ जाता है जो उसको आकिहितो के पास ले जाएगा। अचानक मित्सुकी उसके बगल में आ जाती है। इस बार उसने अपनी इनविजिबिलिटी से हिरोमी को बेवकूफ बना दिया। हिरोमी उसको वापस भेजना चाहता है, लेकिन मित्सुकी नहीं मानती। ट्रेन से उतरने के बाद दोनों स्टेशन से बाहर निकलते हैं और वहाँ मिरोकू छुपा हुआ होता है, जो उनके जाने के बाद वहाँ से बाहर आता है। फिर दोनों आकिहितो के घर पे पहुंच जाते हैं। हिरोमी आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मित्सुकी की सर पे कुछ गिरता है। वो ऊपर देखती है और एक औरत को स्पिरिट वॉरियर के कपड़ों में पेड़ों के बीच भागते हुए देखती है। फिर उसे नीचे एक कैप्सूल मिलता है जिसमें कर्स ब्लड भरा हुआ है। हिरोमी चुपके से आकितो के घर में घुस जाता है और उस पर अटैक कर देता है। आकितो हैरान हो जाता है और जल्दी से जंगल में भाग जाता है। हिरोमी और उसकी बहन मित्सुकी उसका पीछा करते हैं। जंगल में झाड़ियों में छुपते हुए आकितो को याकिमो ढूंढ लेता है। फिर हिरोमी और मित्सुकी उसके सामने आ जाते हैं। आकिहितो उनको समझाना चाहता है कि वो कोई मॉन्स्टर योमू नहीं है, लेकिन हिरोमी जिद्दी है और उसको योमू बोलकर इंसल्ट करता है। आकिहितो जो अपनी सारी जिंदगी ये सुनकर थक चुका था, बोलता है कि वो हाफ इंसान है। मित्सुकी सिचुएशन को ठंडा करने के लिए कहती है कि आकिहितो नासा क्लैन के प्रोटेक्शन में आ जाए ताकि दूसरे स्पिरिट वॉरियर से बचा रहे। सब लोग आकिहितो के घर वापस जाते हैं, लेकिन आकिहितो ये ऑफर ठुकरा देता है। हिरोमी जो थोड़ा जिद्दी और ओवर प्रोटेक्टिव है, अपना स्कार्फ से आकिहितो के गले को जकड़ लेता है और जबरदस्ती उसको ले जाने की कोशिश करता है। दोनों के बीच थोड़ी नोकझोंक होती है, लेकिन तभी मिरोकू अचानक अटैक कर देता है। सब लोग फिर से जंगल की तरफ भागते हैं। जंगल में हिरोमी एक प्रोटेक्टिव केज बनाता है ताकि मिरोकू के अटैक से बच सके और आकिहितो अपने गले से स्कार्फ खोलने में लगा होता है। बैटल के बीच में आकिहितो हिरोमी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और खुद को बुरी तरह चोट लगा लेता है। तभी मिरोकू अपना अटैक रोक देता है क्योंकि इजुमी वहां पहुंच जाती है और फिर इजुमी और मिरोकू के बीच एक बड़ा फाइट शुरू हो जाता है। बाद में पता चलता है कि ये सब इजुमी का प्लान था। उसने हिरोमी को आकितो को पकड़ने का टास्क दिया ताकि वो मिरोकू से लड़ सके। तभी आकिहितो का योमू साइड जाग जाता है और वो अटैक मोड में आ जाता है। हिरोमी उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आकिहितो उसको बुरी तरह घायल कर देता है, जिससे उसकी पीठ पर निशान पड़ जाता है। और भी स्पिरिट वॉरियर वहां आते हैं और योमू को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको मुश्किल हो रही होती है। फिर मित्सुकी अपनी केज का यूज करके कर्स ब्लड वाला कैप्सूल आकिहितो तक पहुंचाती है। जैसे ही ये कैप्सूल रिएक्ट करता है, आकिहितो वापस ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। इधर मिरोकू और इजुमी की लड़ाई चल रही होती है। मिरोकू दूसरी तरफ से आती हलचल और कर्स ब्लड का असर नोटिस कर लेता है और फिर वो इजुमी को फिर मिलने का हिंट देके गायब हो जाता है। आकिहितो जब होश में आता है तो अपने हाथों पे खून देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसने हिरोमी को चोट पहुंचाई थी। ट्रेन स्टेशन पर मित्सुकी इजुमी को बताती है कि उसको वो कर्स ब्लड वाला कैप्सूल कैसे मिला। आयाका बोलती है कि ये ब्लड एक स्पिरिट वॉरियर क्लैन का है। आकिहितो हिरोमी से कहता है कि वो चला जाए।
क्योंकि उसके साथ रहने वालों का हमेशा बुरा होता है। लेकिन हिरोमी जिद पे अड़ा है और कहता है कि वो आकिहितो को अकेले नहीं छोड़ेगा। हिरोमी धीरे धीरे समझने लगता है कि योमू भी अलग अलग होते हैं और वो आकिहितो और याकिमो दोनों को एक्सेप्ट करने लगता है। हिरोमी कहता है कि वो अपनी बहन इजुमी जितना स्ट्रांग बनेगा और आकिहितो को प्रोटेक्ट करेगा। आकिहितो जो अपने योमू वाले रूप से थक चुका है कहता है कि अगर हिरोमी इतना पावरफुल हो जाए तो वो उसको मार दे। इसके बाद हम देखते हैं मिराई को इजुमी का कॉल आता है और वो ट्रेन में चढ़ जाती है। कुछ साल बाद एक दिन आकिहितो स्कूल की छत पर एक फर्स्ट ईयर की लड़की को खड़ा देखता है। उसको लगता है कि ये लड़की जंप करके सुसाइड करने वाली है, तो वो उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक ये लड़की उसकी तरफ जंप करती है और एक लाल ब्लेड से उसके चेस्ट में वार कर देती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मिराई थी और उसको पता चलता है कि ये लड़का आकिहितो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। उसके बाद आकिहितो लिटरेचर क्लब में जाता है जहां वो अपने क्लब प्रेसिडेंट मित्सुकी के साथ सिलेक्शन के लिए स्टोरीज डिस्कस कर रहा होता है। तभी वो दूसरे कमरे से आवाज सुनता है और देखता है कि मिराई वहां छुपी हुई है। उस पर नजर रखने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो पकड़ी जाती है। आकिहितो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसको याद आता है कि मिराई ने पहले भी उसको कई बार अटैक किया है। मिराई आकिहितो की एबिलिटी देखकर हैरान थी कि वो कैसे तुरंत अपने घाव ठीक कर लेता है, चाहे वो कितना भी गहरा क्यों ना हो। वो उसको बताता है कि वो हाफ योमू है, मतलब आधा इंसान और आधा योमू, ना कि कोई नॉर्मल इंसान जिसमें योमू पोजेस हो। मिराई जो कि एक स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर है, ऐसे पोजेस्ड इंसान को टारगेट करती है। फिर मिराई वहां से चली जाती है। क्लब रूम में वापस आके मित्सुकी आकिहितो को थोड़ा टीज करती है लेकिन साथ ही उसको याद दिलाती है कि उसकी ड्यूटी है उस पर नजर रखना। वो कहती है कि मिराई से दूर रहे क्योंकि उनके एरिया में नासा फैमिली का कंट्रोल है जो स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर है, मतलब ये उनका एरिया है तो रूल उनका ही चलेगा। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब आकिहितो क्लब रूम से निकल रहा होता है, मिराई फिर से उसके सामने आ जाती है। वो बताती है कि वो भी स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर के परिवार से है लेकिन उनके परिवार का खून को कंट्रोल करने की एबिलिटी की वजह से उन्हें बहुत बुरा तरीका से देखा जाता है। दूसरे स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर ने उनके परिवार को मार दिया और वो अकेली बची है। फिर वो अपनी खून से ब्लेड तैयार करती है आकिहितो पे अटैक करने के लिए। आकिहितो डर के मारे भाग जाता है और जो भी हाथ में आता है उसको मिराई पे फेंकता है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। फाइनली वो एक लॉकर का यूज करके मिराई को रोक देता है। मिराई लॉकर से तो निकल जाती है लेकिन भूख की वजह से उसने आकिहितो का पीछा करना छोड़ दिया। अचानक एक असली योमू एक बड़े से जानवर का रूप लेकर वहां आ गया। शिजुको जो कि एक स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर थी और स्कूल में टीचर भी थी, उसका पीछा कर रही थी। लड़ाई के दौरान आकिहितो ने देखा कि योमू को देखकर मिराई के हाथ कांप रहे हैं। उस रात मिराई ने आकिहितो को बताया कि उसने कभी किसी योमू को नहीं मारा है क्योंकि उसको डर है कि अगर उसने ऐसा किया तो लोग उसको टारगेट करेंगे उसकी खून कंट्रोल करने वाली एबिलिटी की वजह से। इसीलिए तो वो आकिहितो को अपना प्रैक्टिस डमी बना रही थी ताकि अपनी फाइटिंग स्किल को बेहतर कर सके। इसके बाद मिराई एक डील सजेस्ट करती है। आकिहितो उसको डिनर कराएगा, बदले में वो आज उस पे अटैक नहीं करेगी। आकिहितो सोचता है कि इस डील में तो उसका ही नुकसान है लेकिन फिर भी हाँ बोल देता है। खाना खाने के बाद घर जाते वक्त आकिहितो मिराई को सजेस्ट करता है कि वो उसके बजाय योमू पे अटैक करे क्योंकि उसे मारना ज्यादा आसान है। जब दोनों अलग होते हैं आकिहितो मिराई की आंखों में एक अजीब सा डर देखता है जैसे वो कुछ छुपा रही हो। ये बात उसको रात भर सताती है। अगली सुबह आकिहितो और मित्सुकी स्कूल कैफेटेरिया में मिलते हैं। मित्सुकी सीरियस हो जाती है और आकिहितो को मिराई से थोड़ी दूरी बनाने का इशारा करती है क्योंकि नासा फैमिली उस पे नजर रखी हुई है। उसको पता है कि आकिहितो उसकी बात नहीं मानेगा लेकिन फिर भी वो उसको खतरे के बारे में हिंट देती है। स्कूल के बाद आकिहितो और मिराई फिर मिलते हैं। इस बार कोई लड़ाई नहीं होती, बस दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। आकिहितो मित्सुकी की बात मिराई को बताता है। तब पता चलता है कि मिराई को रिसेंटली उसके ब्लॉग पोस्ट पे बहुत हेट मिल रहा है और वो पैसा कमाने के लिए भी स्ट्रगल कर रही है। बातों बातों पे पता चलता है कि मिराई के अपार्टमेंट में एक योमू है जिससे वो डर रही है। आकिहितो उसको योमू को मारने में हेल्प करने का ऑफर देता है ताकि वो उससे कुछ कमा सके लेकिन मिराई मना कर देती है। उसका चेहरा बोलता है कि वो योमू को मारने से डरती है लेकिन वो एक आम जिंदगी नहीं जी सकती और ना ही स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर बनना छोड़ सकती है और इसका कारण है उसका कर्स्ड ब्लड। आकिहितो उसका प्रॉब्लम को समझता है क्योंकि वो खुद भी ऐसा ही फील करता है। उस रात दोनों मिराई के अपार्टमेंट पे पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें कुछ अलग नहीं दिखता लेकिन कुछ देर बाद अजीब सी घटना
घटनाएं होने लगी। अचानक एक मम्मी जैसा यूमू अपीयर होता है। दोनों उसके साथ लड़ने लगते हैं। मम्मी यूमू आकिहितो को नुकसान पहुंचाता उससे पहले ही मिराई ने बीच में आकर उसे बचा लिया और यूमू पर वार कर दिया। यूमू भागने लगा तो मिराई उसका पीछे भागी और लड़ाई मिराई के घर से निकलकर सड़कों पर पहुंच गई। मिराई यूमू के हर वार को रोक रही थी, लेकिन यूमू के चालाक दाव पेच के कारण लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हो पाई थी। फिर भी मिराई और आकिहितो उसका पीछा करते हैं। उनकी उम्मीद थी कि यूमू को मारने से मिराई को अच्छी इनकम हो जाएगी। मिराई को यूमू को खत्म करने का मौका मिल गया। उसने एक पल के लिए अपनी पूरी पावर रिलीज कर दी और यूमू घायल हो गया। वो उसको खत्म करने ही वाली रहती है, लेकिन पिछली बार जब उसने एक यूमू से लड़ाई की थी उसकी याद के कारण वो रुक जाती है। तभी आकिहितो उसे आवाज लगाता है और वो यूमू को खत्म करने में कामयाब रही। यूमू को खत्म करने के बाद उसका स्टोन आकिहितो ने उठाया और मिराई को दे दिया। मिराई अपने कर्स ब्लड के कारण उसे अपने पास आने से मना करती है। फिर भी आकिहितो उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए उसके हाथ पर लगी चोट पर पट्टी बांधने लगा। आकिहितो उसे क्लब रूम ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन मिराई क्लब ज्वाइन करने से मना कर दी और कुछ ही देर में मिराई बेहोश हो गई। यूमू से मुकाबला करने के बाद आकिहितो मिराई को उसके घर ले गया और फिर अपने घर चला गया। अपना मेल बॉक्स चेक करने पर उसने एक अजीब सा ब्लैंक पोस्ट कार्ड देखा जिसमें सिर्फ उसका नाम लिखा है। अगले दिन आकिहितो मिराई को सिंडो फोटो स्टूडियो ले जाता है, जहां आयाका का बेस है। आयाका स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर सोसाइटी के लिए ऑफिशियल यूमू एग्जामिनर है। वहां आई उनका वेलकम करती है, जो आयाका की हाउसमेट है और खुद भी एक यूमू है। आई बताती है कि आयाका अभी भी सो रही है। मिराई को पहले ये बात थोड़ी स्ट्रेंज लगती है कि एक यूमू इंसानों के बीच क्या कर रहा है, लेकिन थोड़ी एक्सप्लेनेशन के बाद वो यूमू का नेचर समझ जाती है। तभी मित्सुकी भी वहां आ जाती है और वो तीनों आई के साथ स्कूल के लिए निकल जाते हैं। आकिहितो मिराई को दोबारा क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन इस सब के बाद भी मिराई क्लब ज्वाइन करने से मना कर देती है। आकिहितो ने मिराई को क्लब ज्वाइन करने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। थक हार कर वो हिरोमी के पास गया। हिरोमी ऐसा इंसान था जो आकिहितो का मूड खराब करने में माहिर था। आकिहितो ने उससे उस मम्मी यूमू के बारे में पूछा जिससे वो कल मिला था, लेकिन हिरोमी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उल्टा उसने ये कहा कि आकिहितो को ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। बाद में आकिहितो सिंडो फोटो स्टूडियो वापस गया, जहां आयाका शिजुको के आखिरी शिकार की कीमत लगा रही थी। शिजुको निराश थी क्योंकि उसे लगा था कि उसने जिसे मारा है वो यूमू बहुत ज्यादा अग्रेसिव था और उसका थोड़ा ज्यादा पैसा बनता है। फिर शिजुको अपनी डेट पर चली गई। शिजुको के जाने के बाद आकिहितो ने आयाका से मिराई के बारे में पूछा कि क्या वो दुकान पर आई थी। दरअसल आयाका ने फोटो स्टूडियो को छुपाने के लिए कुछ बैरियर लगा रखा था, जिसके चलते मिराई रास्ता भटक गई। आखिर में मित्सुकी की मदद से मिराई फोटो स्टूडियो पहुंच पाई। इसी बीच आकिहितो ने आयाका से उस ब्लैंक पोस्टकार्ड को पढ़ने के लिए कहा जो उसकी माँ ने उसे भेजी थी। ये कोई आम पोस्टकार्ड नहीं था, बल्कि एक स्पेशल पोस्टकार्ड था जिसको स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर अपने थॉट्स इम्प्रिंट करके बना सकते थे। आकिहितो शर्माने लगा क्योंकि पोस्टकार्ड में उसे अपनी माँ बिल्ली का कॉस्ट्यूम पहने हुए अपने बेटे से प्यार से बात करते हुए दिखी। और तो और मित्सुकी जो अभी अभी मिराई के साथ आई थी वो भी मैसेज सुनने में इंटरेस्टेड थी। एम्बैरेसिंग चीज के बाद उसकी माँ ने मैसेज के सीरियस हिस्से के बारे में बताया। उसने आकिहितो को चेतावनी दी कि एक बहुत पावरफुल यूमू जिसका नाम होलो शैडो है आ रहा है। उसने आकिहितो से कहा कि वो उस यूमू से किसी भी तरह की मुलाकात से बचे, क्योंकि जैसे ही आयाका ने मैसेज खत्म होने के बाद बताया 5 हाई रैंक स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर भी होलो शैडो के साथ 5 मिनट भी टिक नहीं पाए थे। फिर आयाका ने उस यूमू की कीमत लगाई जिसे मिराई ने मारा था, लेकिन वो सिर्फ 1000 येन का निकला। मिराई का दिल टूट गया। मिराई इतनी मेहनत करके उसे मार कर लाई थी और उसकी कीमत इतनी कम थी, लेकिन आकिहितो खुश था क्योंकि एक तो मित्सुकी ने मिराई को क्लब रूम में आने का परमिशन दे दिया और दूसरा मिराई ने पहली बार स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर बन के कुछ कमाया था। मिराई ने आकिहितो को थैंक यू बोलते हुए उसे ट्रीट दिया, लेकिन साथ ही कहा कि अब से वो उसके मैटर में इंटरफेयर ना करे। वो दोनों अलग हैं और वो उसकी तरह मस्ती में रहना नहीं चाहती क्योंकि उसने अपने हाथों से किसी का खून किया था। दूसरे दिन मिराई अकेले ही यूमू हंटिंग करने की प्रैक्टिस जारी रखती है, पर फिर भी यूमू को
को मारने में उसकी झिझक साफ दिख रही थी। तभी मित्सुकी अपने योमू पेट के साथ वहां पहुंच गई और उसने उस योमू को मार डाला और उसने योमू का स्टोन को मिराई को दे दिया। लेकिन मिराई ने उसकी इस फ्रेंडली हरकत को गलत समझा और नाराज होकर चली गई। उसी दौरान नासा हवेली में स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर ऑब्जर्वेशन डिपार्टमेंट से मिरोकू आता है। वो एक खतरनाक और पावरफुल योमू जिसका नाम होलो शैडो था उसे ऑब्जर्व करने आया था। वहाँ नासा फैमिली की बड़ी बेटी इजुमी से बात होती है और दोनों अपने व्यू शेयर करते हैं योमू के एग्जिस्टेंस पर। मिराई की बात को नजरअंदाज करते हुए आकिहितो स्कूल में मिराई से मिलने जाता है। वहाँ मिराई को ये जानकर झटका लगता है कि मित्सुकी ने जो योमू को मारा था उसकी कीमत 10,000 येन थी, जो उसके लिए काफी थी। थोड़ी सी हेजिटेशन दिखाने के बाद वो पैसा ले लेती है, लेकिन वो आकिहितो से दूर रहने के अपने फैसले को चेंज नहीं करती। शिजुको जो कि स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर और स्कूल टीचर है, मिराई को होलो शैडो के बारे में बताती है। उधर आकिहितो और हिरोमी मिराई के बारे में बात करते हैं और अपने अपने शौक के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तभी मित्सुकी आती है और दोनों को डांट लगाती है और अपने भाई हिरोमी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए आकिहितो को मैसेज दिया कि वो सनसेट के वक्त सामने वाले ट्रेन स्टेशन पर मिले। ट्रेन स्टेशन पर मित्सुकी ने आकिहितो को बताया कि मिराई शायद अकेले ही होलो शैडो से लड़ने की सोच रही है और ये सब एक यूई नाम की लड़की के साथ पिछले इनकाउंटर की वजह से है, जब एक खतरनाक होलो शैडो आया था। थोड़ी देर में आसमान का रंग बदलकर एक अजीब से पर्पल कलर का हो गया, जिसको सिर्फ वो लोग देख सकते थे जिन्हें योमू दिखाई देता है। योमू की एक्टिविटी भी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। मित्सुकी से मिली क्लूज के साथ आकिहितो मिराई के घर पहुंचा ताकि वो उसे होलो शैडो का सामना करने से रोक सके, लेकिन आकिहितो की बातों का मिराई पर कोई असर नहीं हुआ। उसने आकिहितो को अपने इस डिसीजन के पीछे की वजह बताई। वो अपने पास्ट बताती है। मिराई को इनामी फैमिली ने अडॉप्ट किया था और उसे अपनी पावर को कंट्रोल करने का तरीका भी बताया, लेकिन उसके पावर की वजह से उसे सबसे अलग रखा गया। पर इनामी फैमिली की मिडिल डॉटर यूई उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। ये दोस्ती मिराई के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहले तो उसका कोई नहीं था, लेकिन जिंदगी कभी इतनी सिंपल नहीं होती। एक दिन इस होलो शैडो योमू ने यूई की बॉडी को पोजेस कर लिया। मिराई के पास कोई चॉइस नहीं था, उसे यूई को मारना पड़ा ताकि वो खुद को बचा सके। इसके बाद मिराई अपना बदला लेने के लिए होलो शैडो की तरफ चल दी। इजुमी ने एक अनाउंसमेंट इलाके के सारे स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर को किया कि वो होलो शैडो से दूर रहें। जब मिराई पहाड़ के पास एक खुली जगह पर पहुंची तो उसने होलो शैडो का सामना करने के लिए अपनी पूरी पावर अनसील कर दी। लेकिन तभी एक और स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर साकुरा उसके सामने आ गई, जो कि यूई की छोटी बहन थी। जैसे ही दोनों के बीच फाइट शुरू होती है, तभी होलो शैडो दोनों को अपने अंदर खींच लेता है। घर पे बैठा आकिहितो फ्रस्ट्रेटेड और हेल्पलेस फील कर रहा था, पर वो ज्यादा देर चुप नहीं रह सकता। वहीं मिराई साकुरा से लड़ नहीं पा रही थी और उससे हारने ही वाली थी, पर तभी आकिहितो भी होलो शैडो की दुनिया में घुस गया और साकुरा और मिराई की लड़ाई के बीच में पहुंच जाता है। जब साकुरा बेहोशी की हालत में थी, आकिहितो को चांस मिलता है मिराई को खतरे से बाहर निकालने का। वो तेज रफ्तार से मिराई को उठाता है और सेफ जगह की तरफ भागता है। साकुरा दोबारा उन पे अटैक करती है, पर मिराई अपनी अटैक से उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है। वहीं बाहर हिरोमी अपने बैरियर के हेल्प से होलो शैडो को टाउन की तरफ जाने से रोक रहा था और इस दौरान उसे बाकी योमू से लड़ना पड़ा। कुछ देर बाद मित्सुकी ने हिरोमू से रिक्वेस्ट की कि वो आकिहितो को ढूंढे। वो बाकी योमू से लड़ने के कारण काफी थक गया था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन की बात मानते हुए आकिहितो को ढूंढने का फैसला किया। मिराई और आकिहितो अभी भी होलो शैडो के इल्यूजन में फंसे हुए हैं। आकिहितो एक स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर से लड़ नहीं सकता और मिराई भी थक चुकी थी, तो दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो इल्यूजन का ही सहारा लेते हैं साकुरा को कंफ्यूज करने के लिए। साकुरा से बचकर वो बैठे ही थे, पर ये प्लान तब उल्टा पड़ता है जब होलो शैडो खुद यूई का इल्यूजन से उनको कंफ्यूज करता है और यूई का रूप ले लेता है और मिराई को खत्म करने की कोशिश करता है। मिराई एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है कि यूई शायद जिंदा है, लेकिन वो अपने आप को संभालती है। अपने ब्लेड से उसने उस बदसूरत शैतान पर अटैक करती है और अपना कर्स ब्लड उसके अंदर रिलीज कर देती है, जिससे वो खत्म हो जाता है और जल्द ही इल्यूजन एकदम गायब हो जाता है। आकिहितो मिराई के पास आता है, पर मिराई उसे रोक देती है। प्रॉब्लम ये है कि मिराई का अपना कर्स ब्लड बारिश की तरह गिरने लगता है, जो उसके लिए डेडली हो सकता है। थोड़ी देर बाद साकुरा वहां से चली जाती है और आकिहितो मिराई के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन होलो शैडो जो मिराई के खून से भी सरवाइव कर गया, आकिहितो के बॉडी को पोजेस कर लेता है। अब मिराई के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको आकिहितो को मारना पड़ेगा ताकि होलो शैडो बाहर आए। आकिहितो उसे खुद को मारने को कहता है। मिराई को यूई
युई के साथ जो हुआ वो याद आता है, पर वो अपनी हिम्मत जोड़ती है और आकिहितो पे अटैक करती है। होलो शैडो बाहर निकल आता है और मिराई उससे फाइट करके उसे तुरंत खत्म कर देती है। मिराई को थोड़ी राहत मिलती है जब वो देखती है कि आकिहितो ठीक है, पर तभी आयाका, शिजुको और हिरोमी वहाँ पर आ जाते हैं एक नई प्रॉब्लम के साथ, आकिहितो का यूमू साइड को रोकने के लिए। असल में जब भी आकिहितो का ह्यूमन बॉडी कमजोर होता है तब उसके अंदर का यूमू उस पर हावी हो जाता है। मिराई देखती है कि कैसे ये तीनों स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर आकिहितो को रोकने की कोशिश करते हैं, पर ये कोई आसान काम नहीं है। उसके इंसेन एबिलिटी की वजह से तीनों मिलकर भी उसे रोक नहीं पाते और आकिहितो उनके सारे एफर्ट को तोड़ देता है। लड़ाई की वजह से पूरा मैदान तबाह हो जाता है और वो तीनों लड़ने के हाल में नहीं रहते। उसी वक्त मिराई को समझ आता है कि आकिहितो पहले क्या कहना चाहता था। वो अपनी जिद्दी हरकत के लिए सॉरी बोलती है और आकिहितो की तरफ दौड़ती है। अपनी बची हुई पावर से वो उससे लड़ती है और उसके योमू रूप को रोकने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद आकिहितो होश में आता है और अपने द्वारा की हुई तबाही को देखकर हैरान हो जाता है। वो मिराई से दिल से माफी मांगता है और मिराई उससे रोने लगती है और वो भी माफी मांगती है। अगले दिन मिराई अपने खून में आयरन की कमी को वापस रिकवर करती है। तब उसे पता चलता है कि वो योमू जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से हराया सिर्फ 200 येन का था। आकिहितो भी इस बात से हैरान है, पर उसे लगता है कि आयाका झूठ नहीं बोलेगी। इस सब के बाद आकिहितो और मिराई का रिश्ता थोड़ा बेहतर हो जाता है और अब वो एक दूसरे के सिचुएशन को अच्छे से समझते हैं। उसी वक्त होलो शैडो का असली स्टोन इजुमी के हाथ में था। वो स्टोन नासा परिवार के हेड के पास ले गई। इजुमी इस स्टोन से स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन को रोकने की बात की और एक स्माइल के साथ वहाँ से चली गई। होलो शैडो इंसिडेंट के बाद सभी लोग स्कूल वापस आने लगे, लेकिन इस बार आकिहितो के साथ हिरोमी भी क्लब रूम में आने लगा था। वो दोनों मिराई को क्लब रूम ज्वाइन करने के लिए मना रहे थे। पहले तो मिराई ने मना कर दिया, लेकिन जब उसने वहाँ एक गार्डनिंग इंसाइक्लोपीडिया देखी तो वो आकिहितो की बात मान गई। उधर मित्सुकी को होलो शैडो के साथ लड़ाई के दौरान जो कुछ दिखाई दिया था वो उसे स्कूल में भी परेशान कर रहा था। मिराई ने क्लब के मेंबर के तौर पर अपनी पहली ड्यूटी निभानी शुरू कर दी। उसे पुरानी कहानियों को एक सिलेक्शन के लिए रिव्यू करना था। ये काम बहुत दिनों से पेंडिंग था। आकिहितो और हिरोमी अपना टाइम मिराई के लुक पर बात करने में वेस्ट कर रहे थे जो उन्हें पसंद थी। इन दोनों की हरकतों से मिराई परेशान होने लगी। तभी मित्सुकी आ गई और उन दोनों लड़कों को पवट होने के लिए डांट दिया। जल्द ही मिराई ने मित्सुकी से अपना इंट्रो दिया, जिसे मित्सुकी ने एक्सेप्ट कर लिया। थोड़ी देर बाद आकिहितो, मित्सुकी और हिरोमी मिराई को नासा रेसिडेंस ले गए। वहाँ पे मिरोकू मिलता है जो स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर सोसाइटी का बंदा है। वो वहाँ इजुमी को मिराई के स्पिरिट वॉरियर का आईडी कार्ड देने आए थे। होलो शैडो इंसिडेंट के बाद मिराई का कार्ड 1 महीने के लिए सस्पेंड कर लिया गया था क्योंकि उसने इजुमी के ऑर्डर को इग्नोर किया था। मिराई बहुत उदास हो गई क्योंकि अब वो अगले महीने का रेंट नहीं दे पाएगी। इजुमी ने आकिहितो को भी होलो शैडो इंसिडेंट में इन्वॉल्व होने के लिए डांट दिया। आकिहितो की रिक्वेस्ट पर मित्सुकी मिराई को एक रेस्टोरेंट ले गई। वहाँ उन्होंने पार्ट टाइम जॉब करने के बारे में बात की, जिससे मिराई बिना योमू हंटिंग के भी कुछ पैसा कमा सके। वहाँ मित्सुकी ने मिराई को अपने योमू पेट याकीमो से मिलाया। फिर मित्सुकी ने मिराई से कई बातें शेयर की, जैसे कि मिराई की अपनी कमजोरियां, आकिहितो द्वारा हिरोमी को लगाई गई चोट और नासा परिवार का आकिहितो पर नजर रखना। अचानक मिराई और मित्सुकी ने देखा कि रेस्टोरेंट के बाहर एक आदमी गुजर रहा है जिसके शरीर में एक योमू है। दोनों ने जल्दी से एक्शन लिया और मिराई उस आदमी को एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर ले गई। वहीं मित्सुकी ने एक पावरफुल केज बना दिया ताकि योमू किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। योमू वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन युकीमो की हेल्प से मिराई उसे इजिली हरा देती है। मित्सुकी ने बिना झिझक हमला करने के लिए मिराई की तारीफ की। मित्सुकी का प्रोटेक्टिव केज को देखकर शिजुको भी वहां आ गई। मिराई ने उसे वो योमू दे दिया क्योंकि उसके पास अभी अपना आईडी नहीं है। शिजुको ने बताया कि उसकी कीमत कम से कम 50,000 येन होगी। ये सुनकर मिराई को क्या ही अफसोस हुआ, लेकिन शिजुको ने मित्सुकी और मिराई को ट्रीट देने का फैसला किया। वहाँ टेबल पे ढेर सारा खाना देखकर मिराई का दिल खुश हो जाता है। तभी उसकी नजर एक साइन पर पड़ी। शिजुको ने बताया कि ये साइन आने वाले लैंटर्न फेस्टिवल का है। उसने ये भी बताया कि ये फेस्टिवल सिर्फ कपल के लिए है। लगता है कि लैंटर्न फेस्टिवल का टॉपिक छेड़ते ही शिजुको और मित्सुकी का मूड खराब हो गया। मित्सुकी याद करती है कि स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर होने के कारण वो कभी भी फेस्टिवल में नहीं जा पाती थी। दूसरे दिन आकिहितो स्कूल नहीं आया। मित्सुकी मिराई को आयाका के फोटो स्टूडियो ले गई। पता चला कि मिराई को पार्ट टाइम जॉब के तौर पर मेड की आउटफिट पहनकर आयाका के लिए पोज देना होगा। ये सब आकिहितो ने सेटिंग की थी, जिसके लिए वो खुशी से पैसा देने को तैयार था। थोड़ी देर बाद जब आई लालटेन फेस्टिवल के लिए तैयार हो रही थी तो आयाका ने मित्सुकी और मिराई से आकिहितो के बारे में बात की।
आकिहितो होलो शैडो इंसिडेंट की वजह से स्कूल अब्सेंट कर रहा था। आयाका ने बताया कि जब आकिहितो ने अपनी यूमू रूप में हिरोमी पर हमला किया था तो उसके बाद भी वो ऐसा ही रिएक्ट कर रहा था। जल्द ही आयाका और आई लैंटर्न फेस्टिवल के लिए निकल गए और शिजुको भी अपने डेट से मिलने चली गई। मित्सुकी और मिराई ने फोटो स्टूडियो में ही रुकने का फैसला किया। मित्सुकी ने मिराई को बताया कि लैंटर्न फेस्टिवल मिस करना उसका अपना फैसला था, पर जब वो शॉप बंद कर रही होती है, बाहर किमोनो पहने लड़कियां दिखती है और उसको अपने बचपन के लैंटर्न जलाने वाले दिन याद आ जाते हैं और साथ ही मिराई का फेस्टिवल के लिए एक्साइटमेंट देख के मित्सुकी का दिल पिघल जाता है। वो भी फेस्टिवल में जाने को तैयार हो जाती है। फेस्टिवल में पहुंचते ही मित्सुकी और मिराई रास्ते में लगे लैंटर्न को देख रहे थे, तभी आकिहितो और हिरोमी भी वहां आ जाते हैं और फायरवर्क शुरू हो जाता है। फेस्टिवल का रंग मित्सुकी पे चढ़ जाता है और वो हिरोमी से कैंडी एप्पल मांगती है, जिसे सुनकर हिरोमी हैरान हो जाता है। अगले दिन मित्सुकी मिराई को थोड़ा खुलने में मदद करती है क्योंकि मिराई थोड़ी शर्मीली है। स्कूल में क्लब में सबको पता चलता है कि मिराई को बोनसाई ट्री का बहुत शौक है। आकिहितो उसको ब्लेम करता है कि इस वजह से मिराई का पेट हमेशा खाली रहता है क्योंकि वो बोनसाई में पैसा खर्च करती है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अब मिराई का स्पिरिट वॉरियर कार्ड इजुमी ने वापस कर दिया। मिराई ने आयाका के फोटो स्टूडियो में पार्ट टाइम मॉडल का काम जारी रखा। एक फोटो शूट के दौरान मिराई ने आयाका से पूछा कि ऐसा कौन सा योमू है जिसको मारकर वो अपना रेंट दे सके। आयाका ने उसको एक फ्रूट टाइप योमू के बारे में बताया जिसका दाम लगभग 5 लाख येन था। उसने ये भी बताया कि वो योमू उनके स्कूल के छत पर ही है। ये सुनकर मिराई एकदम एक्साइटेड हो जाती है और स्कूल की तरफ भाग पड़ती है, लेकिन अफसोस वो जल्दी में उस योमू का इम्पोर्टेंट डिटेल मिस कर देती है। आकिहितो उसे ये बात बताने जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मिराई ने उस फ्रूट टाइप योमू पर हमला करने की कोशिश की, वो फट गया और उससे एक बदबू वाली पीली लिक्विड निकली, जिससे मिराई और आकिहितो भी नहीं बच पाए। दोनों पूरा दिन उस योमू को पकड़ने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन उनके हाथ सिर्फ गंदे कपड़े और बेइज्जती के सिवाय कुछ नहीं आया। उस रात जब मिराई फोटो के लिए तैयार हो रही थी तो आई ने आकिहितो को फ्रूट टाइप योमू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। पहली बात तो ये कि हमला करने से पहले योमू का ध्यान भटकाना पड़ेगा। दूसरी बात ये थी कि ये योमू लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो कि एक योमू के लिए बहुत अजीब बात थी। मिराई और आकिहितो ने मित्सुकी से मदद मांगी क्योंकि वो ही योमू को मारने का काम कर सकती थी। पहले तो मित्सुकी ने मना कर दिया, लेकिन जब आकिहितो और मिराई ने अपने बदबू वाले कपड़ों का यूज करके मित्सुकी को ब्लैकमेल किया तो उसे मानना ही पड़ा। अगले संडे आई और मित्सुकी आकिहितो के साथ फ्रूट टाइप योमू पर हमला करने पहुंचे। मिराई भी वहां थी और वो योमू को लुभाने का काम कर रही थी। उसने एक आइडल का आउटफिट पहना हुआ था और वो ऐसी पोज कर रही थी कि योमू फिदा हो गया। लेकिन तभी याकिमो उस योमू पे अटैक नहीं कर सका और उनका पूरा प्लान खराब कर दिया। योमू फिर से फट जाता है और सबको अपने जूस में भिगो देता है, लेकिन मित्सुकी पे एक अलग लिक्विड गिरता है जिसकी स्मेल उसको छोड़ के सबको बहुत बुरी लगती है। ये जिद्दी योमू से तंग आकर आकिहितो और मिराई ने हाथ खड़े करने का सोच लिया, लेकिन मित्सुकी ने मना कर दिया। आई ने बताया कि अगर वो योमू को हरा देते हैं तो ये बदबू भी चली जाएगी। हिरोमी भी अपनी बहन की मदद करने के लिए आ जाता है और वो बताता है योमू को सॉन्ग और डांस से डिस्ट्रैक्ट करना आसान है। वो एक पुराना गाना बजाता है जो पहले इस तरह के योमू को खत्म करने में काम आया था। मिराई को वो गाना बहुत अजीब लगा, लेकिन मित्सुकी पूरा एफर्ट डालती है। बदकिस्मती से आकिहितो को ये बाद में याद आता है कि मिराई को गाना बिल्कुल नहीं आता और एक बार फिर से योमू की लिक्विड से भीगने के बाद सब एक साथ बैठकर उसे हराने की स्ट्रेटजी बनाने लगे। वो इस बदबू से पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने पूरा हफ्ता प्रैक्टिस किया और अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया। फिर अपने नए मूव के साथ चारों योमू पे अटैक करते हैं और आई उनकी सीक्रेट वेपन थी। जैसे ही उन्होंने अपना परफॉर्मेंस शुरू किया, योमू उन्हें देखता ही रह गया। लेकिन जब उनका परफॉर्मेंस खत्म हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि वो सब तो नाचने में लगे हुए थे और योमू पे अटैक करने वाला कोई नहीं बचा। योमू फिर से फट गया और पूरी छत उसकी लिक्विड से भर गई। आगे हम साकुरा को देखते हैं जो अपने वेपन को एक और योमू स्टोन खिला रही होती है। उसको अपनी बहन यूई की मौत से पहले का दिन याद आता है। उस दिन यूई ने उसको समझाया था कि उसकी स्पिरिट वॉरियर पावर कमजोर है, जिससे वो होलो शैडो का पर्पल स्काई को भी नहीं देख सकती थी और उसको घर के अंदर रहने को कहती है। अब प्रेजेंट में क्लब रूम में सभी लोग बात कर रहे होते हैं। तभी शिजुको वहां पहुंचती है और सबको बताती है कि साकुरा उनके स्कूल में ट्रांसफर होने वाली है।
ये सुनकर मिराई पूरी हैरान हो गई। शिजुको बोलती है कि मिराई को नासा फैमिली से मदद लेनी चाहिए साकुरा के ट्रांसफर को रोकने के लिए, लेकिन बाद में मिराई बताती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे साकुरा स्कूल आए या ना आए, और इस बारे में कुछ नहीं करती। तभी मिराई स्कूल वापस जाने लगी क्योंकि वो अपना कुछ सामान भूल गई थी और आकिहितो अकेले घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसको साकुरा दिखती है जो बर्ड शेप्ड योमू के एक झुंड से लड़ते लड़ते बेहोश हो जाती है। आकिहितो उसकी मदद करने जाता है लेकिन साकुरा की वेपन उसका एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। आकिहितो साकुरा को अपने घर ले जाता है और ऑमलेट राइस बनाता है, लेकिन साकुरा को उसका टेस्ट पसंद नहीं आता। आकिहितो उसके वेपन के बारे में पूछता है। साकुरा अपने वेपन के बारे में बताती है जो योमू स्टोन खाता है ताकि और स्ट्रॉन्ग बन सके, और बताती है कि उसे ये हथियार एक शर्त पर मिली है कि उसे मिराई को मारना होगा। साकुरा को उस इंसान का नाम नहीं पता जिसने उसे ये वेपन दिया है, पर असल में ये वेपन उसे मिरोकू से मिला था। आकिहितो को शक होता है कि साकुरा ये कभी नहीं कर सकेगी क्योंकि उसने वेपन का थोड़ा सा यूज करके भी अपने बॉडी पे बहुत स्ट्रेस महसूस किया था, और अगर वेपन स्ट्रॉन्ग होता रहेगा तो साकुरा उसे हैंडल नहीं कर सकेगी। तभी अचानक मिराई आकिहितो के घर के दरवाजा पे आ जाती है और आकिहितो जल्दी से साकुरा को एक कैबिनेट में छुपा देता है। वो मिराई को वापस भेजने की पूरी कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं होता। आखिर में साकुरा खुद बाहर निकल जाती है और जाने से पहले उसकी नजर मिराई से मिली। अगली सुबह साकुरा मिराई के सेक्शन में ट्रांसफर हो जाती है। आकिहितो परेशान होकर हिरोमी को साकुरा के बारे में सब बताता है और मित्सुकी को भी पता चल जाता है कि मिराई साकुरा के साथ अपना मैटर सेटल करने वाली है। फिर मिराई साकुरा से एक पास के मार्केट में मिलती है और उसका सामना करती है, लेकिन इस बार मिराई खुद को बचाने के लिए बिल्कुल तैयार थी क्योंकि उसको एहसास होता है कि मरने से यूई के जाने का दुख नहीं मिटने वाला। वो अपनी ताकत दिखाती है और प्रूफ करती है कि वो साकुरा जैसी कमजोर स्पिरिट वॉरियर से बहुत ऊपर है। साकुरा उस स्पेशल वेपन का यूज करके भी मिराई से लड़ने में स्ट्रगल करती है। साकुरा अपनी हार मान लेती है, लेकिन तभी साकुरा का वेपन उस पे हावी हो जाता है और उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। मिराई जल्दी से उसको बचा लेती है और फिर उसे समझाती है कि यूई कभी नहीं चाहती थी कि वो स्पिरिट वॉरियर बने, वो चाहती थी कि साकुरा जैसी है वैसी ही रहे। मिराई उसे अपने साथ घर चलने को कहती है पर साकुरा उसे मना कर देती है। मिराई उदास होकर चली जाती है, लेकिन आखिर में साकुरा उसके पास वापस आ जाती है और दोनों साथ में घर चले जाते हैं। वहीं मिरोकू साकुरा के छोड़े हुए वेपन उठा लेता है। वो थोड़ा निराश है कि उसका प्लान काम नहीं आया, लेकिन उसके वेपन को काफी योमू स्टोन मिलने पर खुश था क्योंकि उसका असली टारगेट तो होलो शैडो का स्टोन है। उसी रात मित्सुकी इजुमी को परेशान हालत में देखती है। तभी वो शहर की सड़कों पे बिल्डिंग का एक क्रिस्टल क्लियर रिफ्लेक्शन देखती है। कुछ अजीब सा हो रहा था। इजुमी बोलती है कि काम आ रहा है और उसके बाद बियॉन्ड द बाउंड्री भी आएगा। उसके बाद इजुमी नासे क्लैन के लीडर के सामने अपना प्लान रखती है। नासे क्लैन की शान दांव पर लगाकर इजुमी ने ये वादा किया कि वो अपना प्लान को सफल बनाकर रहेगी। उधर मित्सुकी को टेंशन हो रही है क्योंकि काम के आने का वक्त नजदीक आ रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है। अगली सुबह मिराई साकुरा को जबरदस्ती बिस्तर से उठाती है। मिराई से सुलह करने के बाद साकुरा के पास स्कूल जाने की कोई वजह नहीं थी। अब साकुरा मिराई के अपार्टमेंट में रहने लगी थी और मिराई उसके लिए एक बड़ी बहन की तरह बन गई थी। स्कूल जाते वक्त दोनों लड़कियों ने देखा कि आकिहितो स्टेशन पर झपकी मार रहा है। आकिहितो ने बताया कि वो रात में 7 घंटे से मिराई के लिए परफेक्ट चश्मा ढूंढ रहा था, जिससे मिराई हैरान रह जाती है। स्कूल पहुंचते ही शिजुको फाइनल एग्जाम और अपने पर्सनल रीजन के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी लेने की बात करती है। साकुरा मिराई को काम के जल्दी आने की अफवाह के बारे में बताती है। थोड़ी देर बाद आकिहितो की माँ का पोस्टकार्ड सबको काम के आने की बात को कंफर्म करता है, लेकिन आकिहितो का ध्यान उसकी माँ के हैमस्टर कॉस्ट्यूम पे ज्यादा है, जबकि वो उसको होलो शैडो के लिए डांट रही होती है। उसके मना करने पर भी वो उसके पास गया था। वो उसको प्रॉमिस करने को कहती है कि वो काम के वक्त बाहर नहीं जाएगा। उसकी माँ का मैसेज खत्म होने के बाद आई सबको कैफे में बुला लेती है और समझाती है कि काम के वक्त योमू की पावर कम हो जाती है और सभी योमू वीक पड़ जाते हैं। आयाका ने आकिहितो को याद दिलाया कि ये बात उस पर भी लागू होती है और मिडनाइट से जब काम शुरू होगा उसका योमू वाला पावर भी कमजोर हो जाएगा। घर जाते वक्त उन्हें काम के आने से पहले कुछ अलग सा टेंशन महसूस होता है। तभी मित्सुकी, मिराई और हिरोमी अलग हो जाते हैं और आकिहितो को अकेले घर जाना पड़ता है। आकिहितो ट्रेन में नींद से लड़ता हुआ घर जा रहा होता है। इधर मित्सुकी को मिरोकू पिक करता है और वो
वो एक बड़ा खुलासा करता है। काम के पीछे एक पावरफुल योमू है जिसका नाम बियॉन्ड द बाउंड्री है। मित्सुकी को ये सुनकर शौक लगता है क्योंकि उसको इस योमू के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। वो मिरोकू से और जानकारी निकालने की कोशिश करती है और वो थोड़ी देर बाद इनामी फैमिली, मिराई और इजुमी के बीच का कनेक्शन बताता है। वो बताता है यूई के मरने के बाद उसकी फैमिली मिराई को मार देना चाहती थी पर इजुमी ने उसे बचा लिया था। लेकिन जब मिरोकू मित्सुकी के बहुत क्लोज आने लगता है तब हिरोमी जो अपनी बहन का पीछा कर रहा था एकदम से वहाँ पे आ जाता है। मिरोकू और हिरोमी के बीच छोटी सी लड़ाई होती है लेकिन मिरोकू भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। आकिहितो ट्रेन में घर जा रहा होता है और तभी इजुमी वहाँ आ जाती है। वो एकदम से अपना बैरियर आकिहितो पे यूज करती है। आकिहितो बेहोश हो जाता है और ट्रेन के अंदर ही पड़ा रहता है। बाद में उसको अयाका के घर ले जाया जाता है रेस्ट करने के लिए। मिराई और साकुरा वहाँ पहुँचते हैं उसको चेक करने और अयाका बोलती है कि आकिहितो का योमू वाला साइड और इंसान वाला साइड दोनों बहुत वीक हो गया है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। मिराई आकिहितो के पास रुकने का फैसला करती है लेकिन अयाका उसे घर वापस जाने को कहती है, जबकि अयाका मिडनाइट के लिए तैयारी शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद पूरा शहर एक मौत का इलाका बन जाता है। काम की वजह से सभी योमू बहुत वीक हो गए होते हैं और स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर इस मौके का फायदा उठा के उनको मारने लगते हैं। लेकिन रात के वक्त हिरोमी मित्सुकी से मिलता है और मिरोकू के साथ उसकी मुलाकात पे बात करता है। वो मित्सुकी को कहता है कि मिरोकू शायद झूठ बोल रहा हो ताकि नासे फैमिली में दरार डाल सके। हिरोमी ये भी मान लेता है कि उसको पूरा सच नहीं पता, लेकिन वो बोलता है कि इजुमी से पूछना बेकार होगा, उन्हें सच नहीं पता चलेगा। वहीं साकुरा और मिराई पास के कन्वीनियंस स्टोर में डिनर लेने जाते हैं और वहाँ आकिहितो के बारे में बात करते हैं। मिराई दिल से फील करती है कि आकिहितो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसने हमेशा उसको नॉर्मल लड़की की तरह ट्रीट किया, चाहे उसकी आइडेंटिटी कुछ भी हो। साकुरा उसे समझाती है अगर वो आकिहितो के पास रहना चाहती है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। मिराई पहले तो इनकार करती है पर वो अपना इस फीलिंग को रोक नहीं सकती और वो आकिहितो के पास वापस दौड़ती है। थोड़ी देर बाद मित्सुकी और हिरोमी को मिराई का मैसेज मिलता है आकिहितो के बारे में। मिरोकू फोटो स्टूडियो पे पहुंचता है और अयाका से आकिहितो को सौंपने को कहता है लेकिन अयाका मना कर देती है। वो अपने सिल्वर 9 टेल फॉक्स वाले रूप में लड़ने को तैयार हो जाती है लेकिन काम की वजह से वो भी काफी कमजोर हो चुकी होती है और मिरोकू उसको हरा देता है। वो अयाका को खत्म करता लेकिन तभी इजुमी वहाँ आ जाती है और अयाका को मिरोकू के अटैक से बचा लेती है। वहीं आई आकिहितो की देखभाल कर रही होती है जो अभी भी बीमार है, लेकिन धीरे धीरे उसका योमू वाला रूप बाहर आने लगता है। मिराई फोटो स्टूडियो की तरफ भाग रही है। वहां पहुंचते ही उसको आकिहितो अपने योमू रूप में खड़ा दिखता है और आई भी अपने योमू रूप में बेहोश दिखती है। मिराई का मैसेज मिलने पर वो दोनों आकिहितो के पास आ रहे थे, तभी उन्हें एक बड़ा सा योमू दिखता है। दोनों उस बड़े पावरफुल योमू से लड़ रहे होते हैं जो काम की वजह से कमजोर तो हो गया था लेकिन फिर भी खतरनाक था। याकिमो और हिरोमी की पावर के साथ मिलके वो उस बड़े योमू को फाइनली खत्म कर देते हैं। स्टूडियो से दूर इजुमी और मिरोकू एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हैं। दोनों स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर अपनी ताकत दिखाते हैं। इजुमी वार करती है और मिरोकू पे अटैक करके उसे चोट पहुंचाती है। वो मिरोकू से उसके एक्शन और स्पिरिट वॉरियर सोसाइटी के बारे में सवाल करती है लेकिन मिरोकू चुप रहता है। तभी एक बड़ा धमाका होता है और मिरोकू उसका फायदा उठाकर वहां से भाग निकलता है। धमाके वाली जगह पे मिराई आकिहितो के सामने खड़ी होती है जो अब योमू फॉर्म में है। अयाका आई को सेफ जगह ले जाती है और मिराई को आकिहितो से अकेले लड़ना पड़ता है लेकिन तभी इजुमी वहां आ जाती है और आकिहितो पर अटैक करती है पर उसकी वजह से आकिहितो को भागने का मौका मिल जाता है। मित्सुकी और हिरोमी उस योमू को खत्म करके इजुमी और मिराई के साथ आकिहितो के अपार्टमेंट उसे ढूंढने पहुंचते हैं। वहां मिराई सबको बताती है कि आकिहितो का इंसान और योमू दोनों साइड बहुत वीक हो गया है। मित्सुकी ने कहा कि शायद आकिहितो की योमू शक्ति उसकी इंसान शक्ति से थोड़ी सी ज्यादा ताकतवर थी, इसके कारण वो बाहर आ गई। उसके अपार्टमेंट में ढूंढते हुए मिराई को आकिहितो की बहुत सारी फाइल मिलती है जिसमें सभी में मिराई की फोटो रहती है। वहीं एक मैगजीन में मिराई को पता चलता है कि आकिहितो उसके बर्थडे आने पर उसे एक ब्लैक फ्रेम चश्मा गिफ्ट करने वाला था। तभी पास में एक जोरदार धमाका होता है। सभी लोग धमाके वाले जगह पे जाते हैं और वहाँ एक बड़ा सा क्रिएटर दिखता है। लगता है आकिहितो ने ये बनाया होगा। इजुमी उसकी ट्रेसेस चेक करने का फैसला करती है और मिराई को बोलती है कि अगली बार जब वो आकिहितो को देखे तो उसको मार दे। ये बात मिराई को रात भर परेशान करती है। आकिहितो को मारने के बाद से मित्सुकी भी गुस्सा होती है। वो हिरोमी से बात करने जाती है। हिरोमी उसे कुछ नहीं कहता लेकिन बाद में इजुमी से सामना करते वक्त पता चलता है। वो इजुमी पर शक करते हुए कहता है कि कहीं वो आकिहितो को मरवाने के लिए मिराई का यूज तो नहीं कर रही है और उसी
उसी ने आकिहितो की बॉडी को वीक किया होगा। इजुमी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा उसने हिरोमी को स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर के साजिश के बारे में चेतावनी दी जो कि नासे परिवार के खिलाफ थी। दूसरे दिन स्कूल में सब नॉर्मल था, लेकिन साकुरा अभी भी मिराई की परेशानी को लेकर चिंता में थी। मिराई अपने काम के लिए तैयार हो चुकी थी और उसने ये बात हिरोमी को भी बता दी। इसके जवाब में हिरोमी ने मिराई को बियॉन्ड द बाउंड्री के बारे में बताया। मिराई को आकिहितो से अपनी पहली मुलाकात की याद आई और उसने सोचा कि काश वो मुलाकात कभी हुई ना होती। जल्द ही शहर में बारिश का मौसम शुरू हो गया। जिन लोगों को भी आकिहितो के हाल के बारे में पता था वो सब दुखी थे। मिराई इजुमी से मिलने के लिए एक कैफे में जाती है। उस वक्त हिरोमी इजुमी के प्लान के बारे में पता लगा रहा था। उसे लगा कि बियॉन्ड द बाउंड्री योमू का कुछ टुकड़ा ही सामने आया है और हो सकता है कि आकिहितो का बियॉन्ड द बाउंड्री से कोई कनेक्शन हो। हिरोमी को जल्द ही पता चल गया कि कोई और भी नासे परिवार के सीक्रेट कमरे में घुस आया है और वो कोई और नहीं बल्कि मिरोकू था। वो होलो शैडो के स्टोन को एब्जॉर्ब कर रहा था। हिरोमी उसे रोकता उससे पहले ही वो वहाँ से निकल जाता है। इधर मिराई आखिर में आकिहितो को ढूंढ लेती है, लेकिन वो कुछ करती उससे पहले हिरोमी का कॉल आ जाता है। वो बताती है कि वो आकिहितो को मारने वाली है। तभी अचानक आकिहितो उस पर हमला कर देता है। मिराई भी उससे लड़ने लगती है। आकिहितो के कमजोर होने पर भी उसे हराना मुश्किल था, लेकिन मिराई अपना ब्लेड उसके सीने में डालने में कामयाब होती है। आकिहितो उससे और भी कमजोर हो जाता है। फिर मिराई अपने ग्लासेस को उतार कर आकिहितो की तरफ तेजी से भागती है और सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिन बीत चुके हैं मिराई और आकिहितो के लास्ट फाइट के बाद। मिराई अब आकिहितो को ठीक करने में लगी है। दिन रात उसकी देखभाल कर रही है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अजीब सा है। साकुरा एक दिन दोनों को देखने आती है और नोटिस करती है कि मिराई ने अभी तक आकिहितो को अपने दिल की बात नहीं बताई। तभी आकिहितो ये शोरगुल सुनता है और बाहर आता है और तब उसको पता चलता है कि समर आ गया है। आकिहितो स्कूल जाता है और देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। स्कूल पूरा खाली है। स्कूल वेकेशन चल रहा था, लेकिन अचानक साकुरा और मित्सुकी वहाँ स्विमिंग के कपड़ों में दिखते हैं। फिर मित्सुकी, आकिहितो और छुपा हुआ हिरोमी अपने आदत के मुताबिक एक दूसरे को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एक अलग वक्त में जब शहर पूरा बर्फ से ढका हुआ था, मिराई स्कूल के क्लब रूम में जाती है। वहाँ उसको आकिहितो एकदम बेजान सा पड़ा दिखता है। मिराई उसका हाथ अपने सर पर रखती है, पर वो एक लाश की तरह गिर जाता है। थोड़ी देर बाद मिराई और आकिहितो घर की तरफ निकलते हैं। आकिहितो एकदम ज़ॉम्बी जैसा चल रहा होता है। मिराई की बातों का कोई जवाब नहीं देता, बस अपने अपार्टमेंट की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। ये देख के मिराई का दिल भर आता है। वो ये देख कर रोने लगती है। अब वापस समर टाइम में जब शाम में सूरज ढल रहा होता है, आकिहितो मिराई के साथ थोड़ा वक्त बिताता है। मिराई की मुस्कान देख के उसका दिल खुश हो जाता है और वो उसको डिनर के लिए बाहर चलने को कहता है, लेकिन मिराई शर्मा कर मना कर देती है और पूछती है कि आकिहितो उसके साथ इतना अच्छा क्यों ट्रीट करता है। आकिहितो बोलता है कि वो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन मिराई को ये बात थोड़ी क्रिंज लगती है। वो अजीब सा एक्सप्रेशन बनाती है और आकिहितो थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि मित्सुकी ने मिराई को ऐसा बिहेव करने को कहा था और आकिहितो उसको बोलता है कि वो मित्सुकी की ये सारी बातें भूल जाए। अचानक मिराई का चेहरा सीरियस हो जाता है और उसने बियॉन्ड द बाउंड्री को कैसे हराया वो बताती है। पता चलता है कि जब उसने आकिहितो के सीने में मारा था, उसने बियॉन्ड द बाउंड्री को अपने अंदर ले लिया था। इससे आकिहितो बच गया, लेकिन मिराई खुद गायब हो गई। फिर वो बताती है कि जो मिराई अब आकिहितो के सामने खड़ी है वो उसके सपनों का एक हिस्सा है, बियॉन्ड द बाउंड्री के असर की वजह से, जो आकिहितो के अंदर मिराई के कुछ खून की बूंद से पॉसिबल हुआ है। अचानक आकिहितो एक सनफ्लावर के खेत में पहुंच जाता है। वहाँ मिराई उसके पास आती है और उसको किस करने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि सपने में भी ये इतना आसान नहीं है। थोड़ी देर बाद मिराई गायब हो जाती है और आकिहितो की आंखें खुल जाती है। आकिहितो अपने आसपास देखता है और पता चलता है कि वो हॉस्पिटल के बेड में है। उसके साइड में मिराई का लाल चश्मा रखा होता है और वो बाहर सुनहरे पत्ते देख रहा होता है। फ्लैशबैक में जाते हैं 6 महीने पहले, जब मिराई यूई के एक्सीडेंट के बाद इजुमी के कहने पर ये शहर में आई थी। इजुमी मिराई को नासे फैमिली के हेड के सामने ले जाती है। वहाँ मिराई को एक बड़ा मिशन मिलता है, एक इमोर्टल हाफ योमू को खत्म करना, जिसका नाम आकिहितो है और उसका योमू पार्ट बियॉन्ड द बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। इजुमी उसको पूरा सपोर्ट देती है। नया घर, आकिहितो की लोकेशन, सब कुछ अरेंज कर देती है। लेकिन मिराई को जल्द ही पता चलता है कि आकिहितो उतना खतरनाक नहीं है जितना वो सोचती थी और वो उसकी हालत को समझता भी है। ये बात उसको कंफ्यूज कर देती है। 1 महीना बीत जाता है और मिराई इजुमी से बोलती है कि आकिहितो को मारना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। इजुमी उसको बोलती है कि आकिहितो ऐसे नहीं मरेगा, उसको मारने का मौका मिलेगा जब वो कमजोर होगा, और फिलहाल उसको आकिहितो पर नजर रखने और उससे ज्यादा क्लोज ना होने की सलाह देती है। लेकिन होलो शैडो के आने से और आकिहितो
आकिहितो के उसके फीलिंग्स समझने की वजह से मिराई उसको दूर नहीं कर पाती और उसे मार भी नहीं पाती। अगला महीना आता है और इजुमी मिराई के स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर ड्यूटीज थोड़ी देर के लिए रोक देती है। वो मिराई पे नाराज होती है कि उसने बियॉन्ड द बाउंड्री को मारने का चांस मिस कर दिया। लैंटर्न फेस्टिवल के वक्त भी फायरवर्क के बाद मिराई इजुमी से बात करती है। वो बियॉन्ड द बाउंड्री को खत्म करना चाहती है, लेकिन ये भी फैसला करती है कि वो आकिहितो को नहीं मारेगी। जब काम का वक्त आता है, इजुमी अपना प्लान बताती है। वो अपनी बैरियर से आकिहितो पे अटैक करके बियॉन्ड द बाउंड्री योमू को बाहर निकालेगी ताकि मिराई उसको मार सके। वो मिराई को एक ऐसा तरीका भी बताती है जिससे कि आकिहितो को बिना चोट पहुंचाए बियॉन्ड द बाउंड्री योमू को निकालना पॉसिबल है, पर इससे वो योमू मिराई में चला जाएगा पर आकिहितो सेफ रहेगा। इजुमी उसको आकिहितो की लोकेशन वाला एक पेपर देती है और मिराई निकल पड़ती है। जाने से पहले इजुमी कहती है आकिहितो कभी नहीं चाहेगा कि तुम उसके लिए अपनी कुर्बानी दो। वो चाहता था कि तुम उसको खत्म करके अपनी लाइफ कंटिन्यू करो, लेकिन मिराई कहती है आकिहितो उस पर गुस्सा हो सकता है क्योंकि वो उसकी वजह से अपनी जान खतरे में डाल रही है, लेकिन इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस प्रेजेंट में आकिहितो हॉस्पिटल में बैठा रहता है। उधर मिराई अपना बर्फीला ड्रीम वर्ल्ड में बियॉन्ड द बाउंड्री के कोर ढूंढ लेती है। दोनों अलग अलग दुनिया में अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। मिराई की लड़ाई मुश्किल हो रही थी। योमू का वार इतना तेज और खतरनाक था कि मिराई को बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। वहीं मित्सुकी आकिहितो का हाल पूछने पहुंचती है। आकिहितो मिराई के फिक्र में डूबा हुआ था। हिरोमी ने आकिहितो को सारी हकीकत बता दी कि वो 3 महीने से हॉस्पिटल में बेहोश की हालत में था और मिराई गायब हो चुकी है। आकिहितो ने बताया कि उसके उठने के बाद से ही कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। हिरोमी बताता है कि उसकी शक्तियां कमजोर पड़ रही है, जिसके चलते वो ये आवाज नहीं सुन पा रहा था। उसने आकिहितो को फोटो स्टूडियो ले जाने का फैसला किया। आयाका का कैफे में आकिहितो अपने 3 महीने से खाली पेट भरता है। आयाका ने हिरोमी को बताया कि आकिहितो को जो आवाज सुनाई दे रही है वो बियॉन्ड द बाउंड्री से उसका कनेक्शन का साइड इफेक्ट हो सकता है। आकिहितो ने हिरोमी से इजुमी के पास चलने को कहा, लेकिन हिरोमी ने मना कर दिया। उसने आकिहितो को याद दिलाया कि वो और मित्सुकी पहले ही इजुमी से सच जाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नाकामयाब रहे। दोनों में बहस होने लगी, लेकिन तभी इजुमी आ गई और माहौल शांत हुआ। इजुमी ने बियॉन्ड द बाउंड्री के बारे में बताया। उसने कहा कि ये एक नेचुरल फोर्स है जिसमें साल भर के इंसान के बुरे काम जमा होते रहते हैं। इजुमी भी हैरान थी कि इतना पावरफुल योमू आकिहितो के अंदर कैसे मौजूद है, जिसके चलते आकिहितो एक खतरनाक इमोर्टल हाफ योमू बन गया है। इसलिए उसने मिराई को उसे खत्म करने के लिए कहा था, क्योंकि मिराई के पास कर्स ब्लड था। लेकिन मिराई ने आकिहितो की जान बचाने का फैसला किया और खुद को कुर्बान कर दिया। आकिहितो ये सुनकर गुस्सा में था। इजुमी ने दुनिया को बचाने के लिए मिराई का शुक्रिया अदा किया। इजुमी की बातों ने आकिहितो को हिला कर रख दिया। वो पूरी रात शहर में भटकता रहा। उसके दिमाग में उस ड्रीम वर्ल्ड की यादें घूम रही थी। रास्ते में चलते हुए उसकी मुलाकात साकुरा से हुई। वो गुस्से में उससे मिराई के बारे में पूछती है। आकिहितो उसे कुछ जवाब नहीं देता। साकुरा उसे एक जोर से लात मार देती है। आकिहितो 3 महीने बाद अपने घर लौटा और जब उसने अपना फोन खोला तो उसे मिराई का मैसेज मिलता है। उसमें मिराई बोलती है कि मुझे नहीं पता ये मैसेज तुम तक पहुंचेगा या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि तुम कभी ये मैसेज पढ़ोगे या नहीं, लेकिन ये मैसेज भेजने के बाद मैं बियॉन्ड द बाउंड्री को हरा कर वापस आऊंगी। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। सच कहूँ तो मैं खुश हूँ। मैं एक ऐसे क्लैन में पैदा हुई जिसके पास कर्स ब्लड था, जिसके चलते मुझे सिर्फ दुख ही मिला। मैं हमेशा खुद से पूछती थी कि मैं पैदा ही क्यों हुई। मेरा एक हिस्सा तो मरना चाहता था, लेकिन मैं गलत थी। मुझे खुशी है कि मैं पैदा हुई। लोग कहते हैं कि मेरी शक्तियाँ श्रापित है, लोग इन्हें नापसंद करते हैं, लेकिन मुझे एहसास हुआ है कि मेरी शक्तियाँ किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, ये तो लोगों की जान बचाने के लिए है। मुझे खुशी है कि मैं इतनी जिंदगी जी पाई। मैं सचमुच खुश हूँ कि मैं इस शहर में आई और तुमसे मिली। मैं कभी श्रापित नहीं थी और अब तुम एक आम इंसान की तरह मर सकते हो, इसीलिए अब से एक आम जिंदगी जीना, जैसा तुमने एक बार मुझसे कहा था, और मुझे इसके लिए बुरा नहीं लग रहा। आकिहितो मिराई का मैसेज पढ़कर रो पड़ता है, लेकिन अभी और भी मुश्किलों का सामना करना बाकी था। वहीं दूसरी ओर मिरोकू बताता है कि बियॉन्ड द बाउंड्री मिराई से लड़ते हुए आसपास के सारे योमू और स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर की शक्तियों को खींच रहा है। मिरोकू इजुमी को एक्शन के लिए मजबूर करने के लिए बियॉन्ड द बाउंड्री को और भी ताकतवर बनाने का फैसला करता है। वो अपनी कार की चाबी घुमाता है और अपनी कार की सारी एनर्जी को अपने हथियार में ट्रांसफर कर देता है। उसके हथियार से एक तेज बीम निकलता है जो बियॉन्ड द बाउंड्री को एक काले सर्कल में बदल देता है, जिसे कमजोर स्पिरिट वॉरियर भी देख सकते हैं। जल्दी सारे योमू बियॉन्ड द बाउंड्री में खींचने लगते हैं। आयाका और आई, जो कि दोनों योमू थे, वो भी ऊपर जाने लगते हैं।
इसी बीच क्लब के पैम्पलेट के जरिए किसी ने आकिहितो को स्कूल बुलाया होता है। मिराई बियॉन्ड द बाउंड्री के अंदर आकिहितो की पपेट बॉडी की रक्षा कर रही होती है। बाहर हिरोमी, मित्सुकी, साकुरा और शिजुकु आकिहितो से स्कूल जाते हुए मिलते हैं। जब वो देखते हैं कि कितने सारे योमू बियॉन्ड द बाउंड्री में जा रहे हैं तो वो भी स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल में उन्हें एक बड़ा सा आर्मर पहने हुए शख्स दिखाई देता है। आकिहितो परेशान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ याओई है। याओई थोड़ी वियर्ड सी आउटफिट में सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। फिर वो उस स्टोन की तरफ इशारा करती है जो मिराई ने होलो शैडो इंसिडेंट के दौरान हासिल किया था। सब हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो स्टोन असल में आकिहितो का ही एक हिस्सा है जो मिराई के हमला करने पर अलग हो गया था। यानी वो स्टोन भी बियॉन्ड द बाउंड्री का ही एक हिस्सा है। याओई का प्लान होता है कि आकिहितो को बियॉन्ड द बाउंड्री के उस हिस्से के साथ जोड़े और उसके पपेट सेल्फ को बचाने की कोशिश करे जो योमू के अंदर है। तभी इजुमी भी क्लब रूम में आती है और आकिहितो को चेतावनी देती है कि वो सिर्फ एक आम इंसान है, लेकिन आकिहितो अपने फैसले पर अटल रहता है और वहाँ से निकल जाता है। इजुमी उसे रोकना चाहती है लेकिन बाकी लोग उसे ऐसा करने नहीं देते हैं। बियॉन्ड द बाउंड्री के स्टोन को हाथ में एब्जॉर्ब करके आकिहितो किसी तरह बाकी योमू से बचता हुआ योमू की दुनिया में छलांग लगा देता है। वहाँ जाकर वो अपने पपेट सेल्फ के साथ मिल जाता है और मिराई की तरफ भागता है। मिराई बियॉन्ड द बाउंड्री पर एक जोरदार अटैक करती है और गिरने लगती है। तभी आकिहितो उसे टाइम पर कैच कर लेता है। 3 महीने बाद आखिरकार दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। मिराई आकिहितो को वहां देखकर पहले तो गुस्सा होती है कि आकिहितो ने उसका प्लान खराब कर दिया, लेकिन जब उसने आकिहितो के दिल की बात सुनी जिसमें वो कहता है ऐसी लाइफ उसे नहीं चाहिए जिसमें मिराई उसके साथ ना हो, ये सुनकर वो अपने फैसले पर फिर से सोचने पर मजबूर हो गई। दूसरी तरफ इजुमी ने यायोई को आकिहितो की असलियत के बारे में सवाल किया। यायोई ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा उसका ध्यान दूर में दिखाई दे रही लाइट बीम पर चला गया। ये रोशनी मिरोकू की वजह से थी। याओई तुरंत एक्शन में आ गई और इजुमी को ये चुनने के लिए छोड़ दिया कि वो या तो उसका पीछा करे या मिरोकू का प्लान को नाकाम करे। आखिर में इजुमी ने मिरोकू को रोकने का फैसला किया। बियॉन्ड द बाउंड्री के अंदर मिराई और आकिहितो के सामने एक विशाल योमू आ गया। मिराई समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे कैसे हराएंगे। आकिहितो जो चीज से नफरत करता है उसका यूज करने की कोशिश भी फेल हो जाती है। वो योमू उस पर हमला करता है। मिराई किसी तरह उसे डिफेंड करती है लेकिन उसे एक अटैक हिट करने ही वाला रहता है। तभी आकिहितो योमू पावर का यूज करके उसे बचा लेता है। आखिर में आकिहितो को अपने योमू पावर का सहारा लेना पड़ा ताकि वो योमू को हराने का कोई रास्ता ढूंढ सके। उस वक्त बाहर मिरोकू बियॉन्ड द बाउंड्री की कमजोर परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंट हो जाता है। उसे लगा कि या तो बियॉन्ड द बाउंड्री ने अभी तक काफी योमू नहीं खाया है जिसे उसको एनर्जी मिले, या फिर मिराई की वजह से ये इतना कमजोर हो गया है। अचानक शिजुकू और इजुमी वहां पहुंच गए, लेकिन मिरोकू ने उन दोनों के अटैक को आसानी से रोक दिया। मिरोकू के पास होलो शैडो का स्टोन था जिसका वो इस्तेमाल कर रहा था। साकुरा, मित्सुकी और हिरोमी भी लड़ाई में शामिल होते हैं, लेकिन मिरोकू ने तुरंत एक्शन लिया और उसने खुद को और इजुमी को एक बैरियर में कैद कर लिया। वहीं आकिहितो और मिराई ने पास में खड़े एक स्कूटर को उठाया और बियॉन्ड द बाउंड्री की अजीब सी दुनिया में भगाने लगे। उन्होंने रास्ते में आने वाली सारी योमू को पीछे छोड़ दिया। दोनों किसी तरह बचते बचाते योमू के कोर तक पहुंच गए। हिम्मत जुटाते हुए मिराई बियॉन्ड द बाउंड्री के सेंटर में कूद गई और अपनी तलवार से उसने कोर पे हमला कर दिया। तुरंत ही वो ड्रीम वर्ल्ड और वो गोला जो शहर के ऊपर था टूटने लगा। बाहर मिरोकू ये देख रहा था। वो जानता था कि जब बियॉन्ड द बाउंड्री पूरी तरह से तबाह हो जाएगा तो साथ में पूरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी। बियॉन्ड द बाउंड्री का कोर टूटने के बाद आकिहितो जो बेहोश पड़ा था होश में आता है। उसने देखा कि वो और मिराई बच्चों की तस्वीरों से घिरे हुए हैं। ये बच्चे आकिहितो की पास्ट की बात कर रहे थे। वो उसे मॉन्स्टर और भी कई तरह से पुकार रहे थे। आकिहितो ने मिराई का हाथ थाम लिया और आंखें बंद करके दोनों ने अपने मन की ताकत से उन तस्वीरों से लड़ना शुरू कर दिया। जब उन्होंने आंखें खोली तो दोनों ने खुद को हजारों योमू से घिरा हुआ पाया। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। दोनों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रास्ते में आने वाली सभी खतरनाक योमू को मारना शुरू कर दिया। तभी आयाका और आई ने भी योमू के रूप में उनकी मदद की। उधर मिरोकू इजुमी से फाइट कर रहा होता है। मित्सुकी हिरोमी को अंदर जाकर इजुमी की मदद करने को कहती है। जैसे ही हिरोमी अंदर जाता है उसे मिरोकू से पता चलता है कि इजुमी एक इंसान है जिसके अंदर एक योमू है। ये सुनकर इजुमी गुस्से में आ गई। हिरोमी अपनी बहन की मदद करने आया था लेकिन वो भी हैरान रह गया। इजुमी ने गुस्से में मिरोकू पर अपना हथियार से वार कर दिया। वो कहती है लेकिन उसने उसकी तरह अपनी इंसानियत नहीं खोई है। तभी अचानक मिरोकू एक्सप्लोड हो गया। इजुमी और हिरोमी दोनों उसके बैरियर से बाहर खड़े थे। सभी योमू को हराने के बाद मिराई और आकिहितो दोनों थक जाते हैं और तभी बियॉन्ड द बाउंड्री उनके सामने खुद आकिहितो के हाथ के रूप में अपीयर होता है।
आकिहितो अपने जोर से और अपने हाथों से उसके इस रूप को हरा देता है और उसे वापस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। मिराई आकिहितो के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर से गिलास टूटने की आवाज आती है और वो वहीं रुक जाती है। उसने आकिहितो से कहा कि वो उसके पास आए, उसके सिर पर हाथ रखे और दिल से उसका शुक्रिया अदा करे। आकिहितो जैसे ही ये करता है, मिराई की आंखों से आंसू बहने लगता है और उसका लेफ्ट लेग क्रिस्टल की तरह टूट जाता है। थोड़ी देर बाद जब बियॉन्ड द बाउंड्री उसके शरीर से निकल जाता है, मिराई अपना आखिरी गुड बाय कहती है और उसका पूरा बॉडी धूल बनकर उड़ जाता है। आकिहितो उसे जाने से रोक नहीं पाता और बस मिराई की रिंग पकड़ने की कोशिश में बियॉन्ड द बाउंड्री के टूटते वर्ल्ड से नीचे छलांग लगा देता है। कुछ समय बाद सर्दियों का मौसम आ जाता है और दुनिया का काम चलता रहता है। आकिहितो ने अपने अपार्टमेंट में अभी भी कुछ ग्लासेस रखे हुए थे। शिजुको योमू का शिकार करके पैसे कमाने में स्ट्रगल कर रही थी। साकुरा और आई दोस्त बन गए थे, जबकि मिरोकू का कुछ पता नहीं था। इजुमी हिरोमी से बात करने के बाद वहां से चली गई। हिरोमी को नासे परिवार की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। क्लब पहले जैसे ही चल रहा था, लेकिन मिराई की कमी आकिहितो को सता रही थी। ये बात नासे भाई बहन को भी पता थी। फिर एक दिन जब आकिहितो अपने घर जा रहा था तो उसके हाथ से मिराई की रिंग गायब हो गई। उसके मन में छत पर जाने की एक अजीब सी बात आई। वो तेजी से वहां भागता है और उसी जगह पर पहुंचा जहां वो पहली बार मिराई से मिला था। अचानक उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। मिराई वहीं खड़ी थी। आकिहितो चिल्लाते हुए अपने दिल की बात कहता है कि वो उससे प्यार करता है और फिर उसने मिराई की ग्लासेस जिसे वो छोड़ दी थी उसे लौटा देता है और ये एनीमे यहीं खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करें और इस वीडियो को खूब सारा प्यार दें और अपना ख्याल रखें।